नोबेल इनाम याफ्ता फ्रांसीसी साइंसदान लुच मॉन्टेनियर से मंसूब एक व्हाट्सएप पोस्ट ने सारी दुनिया को खौफजदा कर दिया, जिसमें कहा गया कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल में मर जाएंगे और हमें क्रीमेशन की तैयारी करनी चाहिए, गॉड फॉरबिड। इसके ऊपर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मेन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के ऊपर साइंटिस्ट ने और दूसरे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन लगता यह है कि अभी बात लोगों के दिलों में नहीं उतरी, क्योंकि पाकिस्तान में 3 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई और दूसरी डोज लगवाने नहीं आए। इसी तरह आए रोज कोई ना कोई आदमी इसी पोस्ट के मुतालिक बात करता मिलता है, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं भी अपना हिस्सा डाल दूं और आग बुझाने वालों में शामिल हो जाऊं। मसला यह है कि लुच मॉन्टेनियर ने एड्स का वायरस दरियाफ्त किया और दुनिया भर में मशहूर हो गया, और उसके बाद नोबेल प्राइज मिला और दुनिया भर में मशहूर हो गया। अब लोग जो हैं बंदा देख रहे हैं, बात को नहीं देख रहे, तो चलें हम भी बंदा देख लेते हैं। लुच मॉन्टेनियर 18 अगस्त 1932 में फ्रांस में पैदा हुए। इस तरह उनकी उम्र एक कम 90 साल बनती है, यानी उम्र के लिहाज से वो नर्वस 90s में शामिल हो चुके हैं। रिसर्च ये बताती है कि जो ब्रेन की श्रिंकेज है, फ्रंटल लोब की और पीछे है उसको कहते हैं हिपोकैम्पस, उसकी श्रिंकेज 30 पे शुरू हो जाती है, 40 पे, 60 पे बहुत तेज हो जाती है और 90 पे ये ऑलमोस्ट 40% होती है, यानी 1/3 ऑफ द ब्रेन जो है वो रह जाता है। तो इसलिए उनकी बड़ी उम्र की वजह से उनका गलत अंदाजे लगाना, ख़ास तौर पे उनकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं वो सफ़र करती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी बात, 2009 में उन्होंने 2 रिसर्च पेपर शाया किए। उसमें उन्होंने कहा कि जो डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए का सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उनमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो रेडियो वेव। तो वो कहते हैं कि वहां से एक खास किस्म की रेडियो वेव निकलती हैं जिससे पैथोजन खुद को रिक्रिएट करता है। इस बात का कोई साइंसी वजूद नहीं है, इसकी वजह से भी वो बड़े कंट्रोवर्शियल हुए। 2010 के अंदर जर्मनी में साइंटिस्ट की मीटिंग हो रही थी, जिसमें 60 नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट मौजूद थे और 700 दूसरे साइंटिस्ट मौजूद थे। वहां लुच मॉन्टेनियर ने वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एक ऐसा तरीका बताया विच वाज क्लोजली रिलेटेड टू द टेनेट्स ऑफ द होम्योपैथी। तो उनकी इस बात के ऊपर जो साइंटिस्ट थे वो सारे ऐसे मारने शुरू हो गए और कुछ वहां से उठकर चले गए। ये भी उनके कंट्रोवर्शियल होने के लिए का एक और सबूत है। 2017 के अंदर 106 साइंटिस्ट ने उनके ओपन लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि उनके जो मैसेजेस हैं वो डेंजरस हेल्थ मैसेजेस कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ फील्ड हैं। यहाँ याद रहे कि जो लुच मॉन्टेनियर हैं वो विरोलॉजिस्ट हैं, जबकि वैक्सीन का जो मसला है ये वैक्सीनोलॉजिस्ट की फील्ड के मुतल्लिक है। 2020 में उन्होंने एक और बात कही कि जो कोविड SARS-2 जो वायरस है ये इंजीनियर्ड है और गालिब शायद HIV बनाते बनाते ये कहीं बन गया है। इसकी वो दलील ये देते हैं कि इसका एक हिस्सा जो है उसमें HIV का कोडिंग है और फिर उसके बाद प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया का हिस्सा मिल रहा है और एक हिस्सा फिर SARS-1 का मिल रहा है। इससे भी वो खासे कंट्रोवर्शियल हुए। फिर उसके बाद छठा पॉइंट उनकी कंट्रोवर्सी के मुतालिक जो ये है कि मसारो इमोटो एक जापानी सूडो साइंटिस्ट हैं, राइटर भी हैं, तो उन्होंने वाटर मेमोरी एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वाटर जो है उसकी मेमोरी होती है, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं, दिस एंड दैट। और लुच मॉन्टेनियर उसके स्टांच फॉलोअर हैं और इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है। फिर इसके अलावा जो मौजूदा उन्होंने इतराज़ किए हैं, जिसके मैंने भी जवाब दिए हैं, जो कि मैंने मुख्तलिफ साइंटिस्ट और जर्नल से और मुख्तलिफ वीडियोस देख के आपके लिए इकट्ठे किए और पेश किए, तो उसके हिसाब से उनकी बात में कोई वज़न नहीं है। अगर इसी बात को हम दूसरे हिसाब से देखें तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है तो उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से 4 ने वैक्सीन बना ली,
UK نے بنا لی ہے, رشیا نے بنا لی ہے, USA نے بنا لی ہے, اور اسی طرح چین نے بنا لی ہے. فرانس واحد ہے جس کی کوئی ویکسین نہیں ہے, اور اس سال جنوری میں انہوں نے بنائی تھی, وہ بری طرح ناکام ہو گئی. اور یورپ کا نسلی تعصب جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. تو اس کو ان باتوں کو ہم کرونا کرنسی اور کرونا پالیٹکس اور ایتھنک پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے لوچ مونٹینیئر کے بیان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی لوچ مونٹینیئر نے کوئی حتمی بات نہیں کی, بلکہ پاسبلٹیز کی بات کی ہے. سائنس میں جو پاسبلٹیز ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے, سائنٹسٹ اس کے اوپر غور کرتے ہیں, اگر اس میں کوئی جان ہو تو پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں, پھر ہائپوتھسس بنتا ہے, ہائپوتھسس سے پھر آگے کچھ ویریفیکیشن ہو تو پھر تھیوری بن جاتی ہے, جب پریکٹیکلی ویریفائی ہو جائے تو پھر وہ لا بن جاتا ہے. تو لوچ مونٹینیئر نے جو پاسبلٹی پیش کی ہے وہ اس میں کوئی جان نہیں ہے, یہ محض ایک سائنس فکشن ہے, اور آپ اس کو سائنس فکشن ہی سمجھیں اور اس الوژن سے باہر آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوچ مونٹینیئر جو کہ فرانسیسی سائنٹسٹ ہے, اس نے 2 سال کی بات نہیں کی اور نہ ہی کریمیشن کی بات کی ہے. ہاں البتہ لوچ مونٹینیئر نے یہ کہا ہے کہ پینڈیمک کے دوران ویکسینیشن ایک مسٹیک ہے. اس کی لوچ مونٹینیئر نے 2 وجوہات بتائی ہیں. نمبر 1 کہ اس سے ADE اینٹی باڈیز ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کا خطرہ ہے, اور نمبر 2 کہ ویکسین کی وجہ سے ویریئنٹس پیدا ہوں گے. تو ہم لوچ مونٹینیئر کی دونوں اعتراضات کو مختلف پہلوؤں سے دیکھ لیتے ہیں. پہلا اس کا اعتراض اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ ADE کے بارے میں ہے. ADE کیا ہے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑی جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ویکسین کے اندر کوئی ڈیڈ وائرس ڈالا جاتا ہے, یا ڈیڈ کا کوئی پارٹ یعنی اس کا RNA یا پروٹین وغیرہ ڈالی جاتی. جب وہ وائرس ڈیڈ وائرس باڈی کے اندر جاتا ہے اور یا اس کا کوئی پارٹ جاتا ہے, تو انسان کی باڈی اس چور کے خلاف چوکیدار یعنی اینٹی باڈیز بناتی ہے. اینٹی باڈیز وائی شیپ کی ہوتی ہیں, وہ پروٹین کی بنی ہوتی ہیں, آگے ان کے لیئرز بھی ہوتی ہیں, چینز, شارٹ چین, لانگ چین, بارے سے اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو وہ اینٹی باڈیز بن جاتی. اب جب کوئی وائرس آتا ہے تو وہ اینٹی باڈیز اس کو پکڑ لیتی ہیں اور سیل میں داخل ہونے سے روکتی. لیکن بعض وائرسز کے خلاف بننے والی اینٹی باڈیز وائرس کو مارنے کی بجائے اس کو سیل میں داخل ہونے میں مدد دیتی ہیں. جو بھی وائرس ہے وہ ACE2 ریسیپٹرز کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے, یہ بیچ میں بفر بنا رہی ہوتی ہیں, تو بجائے بفر بنانے کے اس کو رستہ دکھا دیتے ہیں. یعنی چوکیدار آپ کے گھر کی چوکیداری کر رہا ہے تو وہ چور کو روک نہیں رہا, بلکہ چور کو دروازہ کھول کے اندر لا رہا ہے. یعنی اس سے ملتی جلتی سچویشن ہے. اور یہ 2 بیماریاں ہیں جو بڑی مشہور ہیں. ایڈز اس کے اندر یہ فنامنا ہے, اسی طرح ڈینگی کے اندر. مثلا ڈینگی بخار لے لیتے ہیں, اس میں وائرس جو ہے اس کی 4 سیروٹائپ یعنی قسمیں ہیں, ڈین 1, ڈین 2 اور ڈین 3 اور ڈین 4. اسی طرح اس کا جو بخار ہوتا ہے اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. مائلڈ ہوتا ہے اور یعنی انڈیفریٹیڈ فیور ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا فیور ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہیمریج ہے جس میں بلڈ وغیرہ نکلتا ہے, پھر شاک سنڈروم ہے. یعنی اس کی 4 سٹیجز آپ کر لیں اس کی سیویرٹی کے حساب سے. تو اگر کسی آدمی کو باڈی کے اندر ڈین 1 آ گیا اور اس کے بعد اس کو مائلڈ فیور ہوا, تو اس کے بعد ریکور کر گیا, تو جو اینٹی باڈیز بنی ہیں, ٹھیک ہے, اب کچھ عرصے کے بعد اگر ڈین 2 یا ڈین 3 یا ڈین 4 آ گیا, ٹھیک ہے, تو اب وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گی اور ہر سیل میں لے جائیں گی, اور جو انفیکشن ہے وہ سیویئر ہو جائے گی, اور اس کو پھر اگر مائلڈ فیور ہوا ہے تو اب چانسز یہ ہے کہ اس کو ہیمریج یا شاک سنڈروم ہوں گے. یعنی اینٹی باڈیز نے انفیکشن کو بڑھا دیا. تو یہ تھی ADE. اب ہم ADE اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کے اعتراض کو دیکھتے ہیں. 1960 میں میزلس اور RSV
रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की वैक्सीनेशन हुई तो देखा गया कि बच्चों में बीमारी जो है और ये इन्फेक्शन बढ़ रही है, तो उन दोनों की वैक्सीनेशन को रोक दिया गया। अब इस वक्त अगर हम देखें तो जो वैक्सीन इस वक्त बन रही हैं तो 184 के करीब प्री क्लिनिकल स्टेज पे हैं, 35 जो हैं फेज़ 1 में है, 36 फेज़ 2 में है, 25 फेज़ 3 में है और 15 इन यूज़ में है और 5 जो हैं फेज़ 4 के अंदर है। तकरीबन 484 के करीब ये बनती हैं और इन सब के अंदर ADA एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट को मॉनिटर किया जाता है और अभी तक इसको इसमें डिटेक्ट नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि डेंगू की वैक्सीन ना बनने की बड़ी वजह यह है कि उसके यही एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट है। फिलिपाइन के अंदर जब डेंगू की वैक्सीन लगाई गई तो वहाँ देखा गया कि बीमारी जो है वो शिद्दत पकड़ गई और उस वैक्सीन को वहाँ पे रोक दिया गया। अब वैक्सीन बहुत सारी हैं। CDC के मुताबिक वैक्सीनेशन ने चाइल्डहुड वैक्सीनेशन की वजह से 322 मिलियन इलनेसेस और 21 मिलियन हॉस्पिटलाइजेशन और अबाउट 1 मिलियन जो डेथ्स हैं उन सब बच्चों को बचाया गया है। वैक्सीन का कमाल देखें कि 3 बीमारियां मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट हो चुकी हैं। 1980 में स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो गई वैक्सीनेशन की वजह से, जो कि 3000 साल से मौत का खेल खेल रही थी। इसी तरह 2011 के अंदर जो RSV है, रेंडर पेस्ट वायरस, ये एक कैटल प्लेग है, कैटल की डिजीज है, ये भी इरेडिकेट हो गई और पोलियो जो है इरेडिकेशन के करीब है। और अगर हम देखें कि वैक्सीन जो है वो जब बनती है तो वो किन किन मराहल से गुजरती है तो हमें पता चलेगा कि ADE को जहन में रखा जाता है। सबसे पहले उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है कि वायरस जो है वो उसको वैक्सीन जो है उसको मार रही है कि नहीं। फिर एनिमल्स के ऊपर ट्रायल होते हैं, माइस, मंकी वगैरह के ऊपर, उसमें देखा जाता है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है, उनको अगर इन्फेक्शन हुई है तो फिर क्या उसका रिस्पांस है, तो ADE को देखा जाता है। फिर उसके बाद फेज़ 1 के अंदर होता है 10s के ऊपर, यानी 10, 20, 30 लोगों के ऊपर ट्राई की जाती है, उसमें सेफ्टी देखी जाती है और साइड इफेक्ट देखा जाता है। उसके बाद फिर फेज़ 2 होता है जो 100s के ऊपर, 100, 200, 300 के हिसाब से, उसमें सेफ्टी देखी जाती है और इम्यून रिस्पांस यानी बॉडी कितना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना रही है उसको देखा जाता है। फिर फेज़ 3 के अंदर 1000s के अंदर यानी को 30,000, 40,000 के ऊपर लोगों को देखा जाता है और सेफ्टी के साथ साथ ये देखा जाता है कि वैक्सीन जो है वो नेचुरल इन्फेक्शन के खिलाफ कितना प्रोटेक्ट करेगी। फिर इसका अभी फेज़ 4 आता है जो कि बड़ा प्रोलॉन्ग होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी के साथ साथ ये भी देखी जाती हैं, उसकी एफिशिएंसी को देखा जाता है और उसके मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में देखा जाता है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपना ADA के बारे में। पॉइंट 6 ये है कि हम अगर वैक्सीनेटेड पीपल्स का डाटा देखें तो उसमें USA में तकरीबन 50% बंदों को वैक्सीन लग चुकी है, 164 मिलियन बंदे ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इसी तरह UK में 40% और UAE में 40%, इजराइल में 57%। तो इन मुल्कों में देखा गया है जहाँ पे 40 या 50% वैक्सीनेशन हुई है तो इन्फेक्शन जो है कम हुई है। अगर ADE का अमल फिनोमेना हो रहा होता तो इन्फेक्शन यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी। दिसंबर 2020 में मैस वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ और इस वक्त दुनिया में 2.1 बिलियन लोगों को वैक्सीन जो है लग चुकी है। दुनिया की आबादी का तकरीबन 6% जो है लोग वो वैक्सीनेटेड हैं और ओवरऑल देखा गया है कि इन्फेक्शन जो है वो डाउन हुई है। अमेरिका की अगर मिसाल लेते हैं तो 10 जनवरी 2021 के अंदर उसमें जो केसेस थे वो 2 लाख न्यू केसेस रिपोर्ट हुए और 8 जून 2021 के अंदर जो केसेस हैं उनकी तादाद 15,500 है और इस तरह से देखें तो कम से 12-13 गुना बीमारी जो है कम हुई है। अगर AD का E का अमल होता तो ये कम होने की बजाय बढ़ जाती। तो इन 7 पॉइंट से पता लगता है कि जो लुच मॉन्टिनियर की बात है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती और साइंसी
हकायक के साथ ताल्लुक नहीं रखती। अब आते हैं लुच मॉन्टेनियर के दूसरे इतराज़ की तरफ कि उसने कहा कि वैक्सीनेशन से वेरिएंट पैदा होंगे। पहले हमें देखना पड़ेगा कि वेरिएंट क्या होते हैं। वायरस जब बॉडी में जाता है तो रेप्लिकेशन करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है, तो उसमें उसका आरएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, उसकी कापियां बनती हैं, ठीक है, एंजाइम्स उसकी कापियां बनाते हैं। वो जो कापियां बनती हैं तो सम टाइम वो कापी जो है बनने में उसमें उसके जो सीक्वेंस है, जीन्स का सीक्वेंस जो है उसमें तब्दीली आ जाती है, और जो तब्दील शुदा आरएनए होता है उसको हम वेरिएंट कहते हैं। यानी जैसे लिखते लिखते आप, डॉक्टर आमतौर पे ये एग्जांपल देते हैं कि लिखते लिखते आपके स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो वो वेरिएंट्स हैं। तो वेरिएंट्स जब ये कोरोना शुरू हुआ है तो उस वक्त जो पहले था वो D6.1.4 था। उसके बाद यूके वेरिएंट आ गया जो कि 1.1.7 था, जिसका नया नाम जो है अल्फा वेरिएंट है, और उस साउथ अफ्रीकन वेरिएंट 1351 और जिसका नया नाम बीटा वेरिएंट है। ब्राज़ील का जो P1 है जिसका नया नाम है गैमा वेरिएंट, और इंडिया का जो है वेरिएंट 1.617.2 और उसका नया नाम है डेल्टा वेरिएंट। तो इसकी न्यू टर्मिनोलॉजी WHO ने दे दी है ताकि जो ये मुल्कों का नाम बीच में ना आए तो उनका नाम दागदार ना हो, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट में दे दी गई है। तो चलें हम वेरिएंट के पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। आम जो मेडिसिन में फार्मूला है कि जितना वायरस रेप्लिकेट करेगा उतने ज़्यादा वेरिएंट आएंगे, तो वैक्सीनेशन के साथ जो रेप्लिकेशन है वो कम हो जाती है, इसलिए वेरिएंट आना भी कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस है, ये आरएनए वायरस है। इसके ऊपर जब स्टडी की गई तो पता चला कि जो वेरिएंट बन रहे हैं उनमें 40% जो हैं वो लीथल हैं, यानी 40% वेरिएंट ऐसे हैं जिससे वायरस खुद मर जाता है, और 29% ऐसे हैं जो डिलीटेरियस हैं, यानी हार्मफुल हैं उस वायरस के लिए, और 27% ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल हैं, और ओनली 4% हैं जो कि वायरस के लिए बेनिफिशियल हैं। यानी अगर वायरस 100 वेरिएंट बना रहा है तो सिर्फ 4 उसके वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि उसको हेल्प दे रहे हैं, उसको फायदा दे रहे हैं, बाकी उसको नुकसान दे रही हैं। वेरिएंट बनाना वायरस के लिए फायदा मंद प्रोसेस नहीं है। तीसरा जो पॉइंट लुच मॉन्टेनियर ने कहा कि जिन मुल्कों में वैक्सीन लग रही है वहाँ पे वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसमें उसने मिसाल दी बरतानिया की कि बरतानिया में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई तो यूके वेरिएंट जिसका नया नाम अल्फा वेरिएंट है वो आ गया है। हालांकि दिसंबर 2020 में वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ और जो यूके वेरिएंट है, अल्फा वेरिएंट है, वो सितंबर 2020 में पहले ही आ चुका था, यानी वैक्सीनेशन से 4 महीने पहले आ चुका था। तो लुच मॉन्टेनियर की बात जो वेरिएंट वाली है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बात याद रहे कि अगर आप डरते रहे तो फिर इंग्लिश का एक मशहूर इडियम है कि कैट हैज़ 9 लाइफ, यानी बिल्ली को मारना बहुत मुश्किल है, उसकी 9 जिंदगियां। एक और मशहूर इडियम है केयर किल्ड ए कैट, कि परेशानी ने बिल्ली को भी मार दिया, यानी बिल्ली जिसकी 9 जिंदगियां हैं, परेशान होके, खौफजदा होके, डर के तो वो मर गई। तो फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फियर की वजह से नुकसान हो सकता है। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन, प्लीज स्टे ट्यून्ड, विल मीट सून।